बहुत ज़्यादा, क्योंकि छात्र छात्राएं इसमें जुड़ नहीं पाए हैं, इसलिए मुख्य रूप से कार्यक्रम में जो छात्र जुड़े हुए हैं उन छात्रों को महिला सुरक्षा से संबंधी शपथ दिलाई जाएगी। अगर बीच में कुछ अभिभावक भी जुड़ जाते हैं तो उन अभिभावकों को भी प्राचार्य द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। इसके पूर्व में शक्ति का पर्व चल रहा है, नवरात्र चल रहे हैं, इसलिए शक्ति मिशन शक्ति के नाम से इस कार्यक्रम का नामकरण किया गया है राज्य सरकार द्वारा। तो उस महाशक्ति के आवाहन के लिए मैं डॉक्टर सीमा पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि वो शक्ति का आवाहन करें ताकि इस कार्यक्रम का औपचारिक रूप से प्रारंभ किया जा सके। उसके बाद प्राचार्य जी द्वारा छात्रों को शपथ दिलाई जाएगी। मैं सीमा पांडे मैडम से अनुरोध करता हूं। सीमा मैडम, म्यूट है अभी, तो अपना ऑडियो अनम्यूट कर लें। हाँ, आ रही। महाविद्यालय दर्शन नगर अयोध्या द्वारा शक्ति वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कार्यक्रम के संरक्षक मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर श्री जेपी सिंह सर, छात्राओं, आप सभी को हार्दिक एवं अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि मुझे निर्देश मिला है, महोदय से निवेदन है कि मुझे प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करें। अनुमति प्रदान की जाती है। आवाहन के लिए ये जो पर्व मनाया जा रहा है वो शक्ति के नाम से है और इस समय पावन नवरात्रि चल रहे हैं। माँ दुर्गा की हम लोग आराधना कर रहे हैं 9 दिन। तो शक्ति का दिन हम कर ही रहे हैं, परंतु कुछ श्लोक के द्वारा माँ दुर्गा को प्रणाम करते हुए कुछ श्लोक और मैं एक सरस्वती वंदना बढ़ती हूँ। तुषार हार धवला या शुभ वस्त्रावृता या करा या पद्मासना या ब्रह्माचित शंकर प्रभृतिर् देवती सदा वंदिता सामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाजापः। प्रार्थना है कि सभी को दे ज्ञान प्रदान करें और हम लोग आगे निरंतर प्राप्त करें। दुर्गा की आराधना हम लोग दिन करते हैं, तो वो शक्ति की नमो नमः। आवाज सुनाई दे रही थी? जी बिल्कुल आ रही है, थोड़ा सा कट के आ रही है लेकिन आ रही है आवाज। अच्छा जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं 2 छात्र जुड़े हुए हैं इस समय कार्यक्रम में। अभी फिलहाल एक छात्र
कार्यक्रम को छोड़ के चले गए हैं। तो सुरेंद्र, छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सुरेंद्र कुमार हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपने आप को अनम्यूट करें। सुरेंद्र, अपने आप को अनम्यूट करें। जी सर। हाँ, छात्रों को प्राचार्य जी द्वारा महिला सुरक्षा से संबंधित शपथ दिलाई जानी है। प्राचार्य जी शपथ दिलाएंगे और क्योंकि छात्रों का प्रतिनिधित्व तो आपके द्वारा हो रहा है, इसलिए आप उस शपथ को दोहराएंगे और उसके मंतव्य को ग्रहण करेंगे। शुरू करें हम नीलेश जी? जी सर। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित महाविद्यालय परिवार छात्राओं का मैं अभिनंदन करता हूँ। छात्र के रूप में जो भी मिशन शक्ति कार्यक्रम के मैं एक शपथ पढ़ूंगा, उसको आप रिपीट करेंगे। बालिका छात्रों द्वारा दी जानी है। भारत के जिम्मेदार नागरिक के रूप में मैं शपथ लेता हूँ कि सदैव बालिकाओं व महिलाओं का सम्मान करूंगा। मैं उनके अधिकारों की सुरक्षा करूंगा। मैं प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से अपने कृत्यों शब्दों तथा कर्मों से किसी बालिका एवं महिला के अधिकारों एवं मर्यादा का हनन नहीं होने दूंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं बालिकाओं एवं महिलाओं को उनके विकास के लिए समान अवसर प्रदान अपना पूरा योगदान दूंगा। जय हिंद। क्योंकि सभी प्राध्यापक एक अभिभावक भी हैं, जितने भी अभिभावक जुड़े हुए हैं, मैं निवेदन करूंगा सभी प्राध्यापक अपने को अनम्यूट कर लें और जो मैं शपथ पढ़ूंगा उसको आप रिपीट करेंगे। सभी प्राध्यापक भी अपने को अनम्यूट कर लें। भारत के जिम्मेदार नागरिक के रूप में मैं शपथ लेता हूँ लेती हूँ कि मैं अपने बेटे और बेटी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करूँगा। मैं अपने बच्चों को
बचपन से ही बचपन से ही जीवन के नैतिक मूल्य नैतिक मूल्य सिखाऊंगा और उन्हें सही और गलत का भेद बताऊंगा। इस प्रकार मैं अपनी बेटी को स्वयं की सुरक्षा के लिए ध्यान रखने को कहता हूँ। उसी प्रकार अपने बेटे को अनुशासन में रखते हुए उसकी भी नैतिक गतिविधियों का पूरा ध्यान रखूंगा। जय हिंद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। जी सर। जैसा कि आज का जो कार्यक्रम है वो मिशन शक्ति के नाम से ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुहिम चलाई जा रही है और इस प्रकार की मुहिम न केवल राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार द्वारा भी समय समय पर चलाई जाती रहती है। पिछले यूं तो अगर संवैधानिक रूप से देखा जाए तो संवैधानिक रूप से महिलाओं का, बालिकाओं का या किसी भी समाज के वर्ग का की जो रक्षा की जिम्मेदारी है जो वो पुलिस की है और पुलिस का जो नियंत्रण है वो राज्य सरकार के हाथ में रहता है। तो इस तरीके से प्रमुख रूप से जो सुरक्षा है वो राज्य सरकार का विषय होता है। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं के साथ, बालिकाओं के साथ अपराध काफ़ी अधिक बढ़ गए हैं। इसको संज्ञान में लेते हुए भारत सरकार द्वारा भी बहुत सारे ऐसे नियम बनाए गए हैं जो समान रूप, जिसमें ये अपेक्षा की गई है कि वो समान रूप से पूरे भारत में लागू हों, सभी राज्यों द्वारा लागू किए जाएं और जिससे कि महिलाओं को और बालिकाओं को सुरक्षा प्रदान की जा सके। तो भारत की इसके संविधान की जो 7वीं सूची है, जो 7th शेड्यूल है, उसमें मुख्य रूप से पब्लिक ऑर्डर और पुलिस का जिक्र आता है, जिसमें यह है कि जो सुरक्षा है वो सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य की है। लेकिन जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट केंद्र सरकार की, उसके द्वारा कई सारे इस प्रकार के एक्ट्स, बहुत कई सारे इस प्रकार के अधिनियम पिछले कुछ वर्षों में लाए गए हैं, जिसके माध्यम से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि राज्यों में एक समान रूप से जो बालिकाएं हैं और महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा के लिए प्रयास किए जाएं और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। इसके लिए कुछ एक्ट्स हैं जिनका प्रमुख रूप से जिक्र करना चाहेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, घरेलू हिंसा से किस प्रकार के से महिलाओं की सुरक्षा की जा सकती है, इसके लिए सन 2005 में एक अधिनियम आया है और यहाँ पर सभी अधिनियमों का विस्तार से चर्चा करना संभव नहीं है, लेकिन कुछ जो प्रमुख अधिनियम हैं उनकी चर्चा इसलिए की जा रही है ताकि जो छात्राएं हैं, जो महिलाएं हैं और पुरुष के रूप में हम लोग की क्या जिम्मेदारी है, छात्रों के रूप में हम लोग की क्या जिम्मेदारी है, क्या हमको करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में हम सब अवेयर हो सकें। तो इंटरनेट का क्योंकि युग है, इस इंटरनेट के माध्यम से हम लोग इन अधिनियमों को अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो वो जान सकते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जो अधिनियम है उनका केवल उल्लेख यहाँ पर किया जा रहा है। तो पहला है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, दूसरा है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961
दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए 1961 में इस अधिनियम को लागू किया गया था, जो अभी भी लागू है। फिर इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, महिलाओं का, छात्राओं का किसी भी रूप से जो पब्लिक डोमेन है, उस पब्लिक डोमेन में किसी भी प्रकार सा उनका अपमान ना हो, उनका इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ना हो, इसके लिए भी एक 1986 में एक्ट बना हुआ है, जो अभी भी लागू है। इसके बाद सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013, ये एक महत्वपूर्ण एक्ट बना। जैसे कि हम जान रहे हैं कि महिलाओं को भी अब सम अवसर प्रदान किए जा रहे हैं और महिलाएं भी पुरुषों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। तो ऐसे में उन महिलाओं का किसी भी प्रकार से यौन शोषण न होने पाए, इसको सुनिश्चित करने के लिए सन 2013 में एक एक्ट बनाया गया है और इसमें कई सारे प्रावधान हैं और काफ़ी सख्त प्रावधान हैं और इनका उल्लंघन करने पर बाकायदा जो क्रिमिनल ऑफेंस उसको स्वीकार किया जाता है, उसके लिए दंड के भी प्रावधान किए गए हैं। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण ये एक्ट है, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013, जिसके अंतर्गत महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कर उनका जो कार्य क्षेत्र है, उस कार्य क्षेत्र में उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रमुख रूप से ये अधिनियम है। और इसके बाद प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, बाल विवाह, जैसा हम जानते हैं कि भारत में कई सारे क्षेत्रों में इस प्रकार से अभी भी नाबालिग यानी कि 18 वर्ष से कम लड़कियों के विवाह की प्रथा है, जिसको कि चाइल्ड मैरिज के नाम से, बाल विवाह के नाम से जाना जाता है। तो महिलाओं को, बालिकाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये सुनिश्चित किया गया है इस अधिनियम के माध्यम से कि वे 18 वर्ष की हो जाएं, बालिग हो जाएं, उसके बाद उनका विवाह किया जाए, ताकि वो उनके साथ क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, इसका निर्णय ले पाने में सक्षम हो। तो इस तरीके से ये एक्ट भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो क्रिमिनल लॉ है, उस क्रिमिनल लॉ में भी कुछ अमेंडमेंट्स किए गए। खासतौर से इसमें 2 अमेंडमेंट महत्वपूर्ण हैं, सन 2013 का और सन 2018 का। ये 2 अमेंडमेंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसके माध्यम से महिलाओं को, बालिकाओं को विशेष रूप से सुरक्षा प्रदान करने के प्रावधान किए गए हैं। और इसमें सन 2018 का जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट है, उसके अंतर्गत अगर किसी भी बच्ची का जो 12 वर्ष से कम है, अगर उसके साथ किसी भी प्रकार का बलात्कार या किसी भी यौन शोषण की कोई भी जानकारी अगर मिलती है, तो ऐसे में डेथ पेनल्टी तक का, मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। और इन दोनों ही संशोधनों में, जो 2013 का संशोधन हुआ है क्रिमिनल लॉ में और 2018 का संशोधन हुआ है, दोनों में ही ये अपेक्षा की गई है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन है, जो भी इसमें जांच है, वो 2 महीने में पूरी की जाए, ताकि अगर कोई इसमें दोषी पाया जाता है तो उसको समय से दंड दिया जा सके। इन प्रावधानों के अलावा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि जो पब्लिक ऑर्डर है वो होम अफेयर्स के अंतर्गत रहता है, तो उसने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कई सारे ऐसे स्टेप्स लिए हैं जो महिला सुरक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें कि एक निर्भया फंड है। और जैसा कि हम जानते हैं कि निर्भया केस दिल्ली में काफ़ी पॉपुलर हुआ था और उसके बाद विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के काफ़ी आवाज़ उठाई गई थी अलग अलग मंचों के माध्यम से। तो इस निर्भया फंड में महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े हुए कई सारे प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए बाकायदा एक अलग से फंड बनाया गया है केंद्र सरकार द्वारा। और जो भी राज्य सरकारें या अलग अलग संस्थाएं महिला सुरक्षा से संबंधित जो भी प्रोजेक्ट्स चला रही हैं, उन प्रोजेक्ट्स को फंड करने का काम निर्भया फंड द्वारा किया जाता है। दूसरा एक इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस 2019 में आया है और ये एक ऑनलाइन टूल है। इस ऑनलाइन टूल के माध्यम से जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, केंद्रीय स्तर पर वो इस चीज़ की समीक्षा करती है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही, जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, जो यौन अपराध हैं, उनमें जो भी राज्य सरकारों में के स्तर से जो भी इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, उनको एक ट्रैक करने के लिए बाकायदा एक ऑनलाइन टूल बनाया गया है। तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण स्टेप लिया गया है। फिर नेशनल डेटाबेस ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर्स 2018, ये भी 2018 में एक डेटाबेस बनाया गया है, जिसमें पूरे देश में जितने भी इस प्रकार के अपराध हो रहे हैं, उन सभी अपराधों की उसकी जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उस इन्वेस्टिगेशन को ट्रैक करने के लिए
सन 2018 में ये डेटाबेस बनाया गया है और काफ़ी सक्रिय तरीके से इस डेटाबेस को मेंटेन किया जा रहा है। सारी सूचनाएं इसमें एकत्रित की जा रही हैं। एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें 112 नंबर डायल करके सीधे कोई भी महिला या कोई भी बालिका जो है वो अपने खिलाफ हो रहे किसी भी अपराध की जानकारी दे सकती है। फिर साइबर क्राइम पोर्टल 2018 में लॉन्च किया गया है, जिसमें सीधे पोर्टल पर जाकर कोई भी शिकायत जो है यौन शोषण की या यौन अपराध की कोई भी शिकायत जो है वो वहाँ पर जाके दर्ज कराई जा सकती है। इसके अलावा तमाम सारे ऐसे केसेस हैं विशेष रूप से बलात्कार से और इस प्रकार के शोषण से रिलेटेड, जहाँ पर डीएनए टेस्टिंग बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है इसको अपराध को प्रूव करने में। इसलिए डीएनए एनालिसिस यूनिट्स बाकायदा राज्य सरकार और केंद्र सरकार के स्तर पर जो लैब्स हैं वहाँ पर अलग से विशेष रूप से डीएनए एनालिसिस यूनिट्स सेटअप की गई हैं, ताकि इस प्रकार के जो मामले हैं उसमें जल्दी से इन्वेस्टिगेशन हो सके और जल्दी से रिजल्ट्स आ सके। इसके अलावा अलग से जो ऑफिसर्स हैं जो इस पूरी प्रक्रिया से जुड़े हुए रहते हैं, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया से जुड़े हों, चाहे प्रोसिक्यूशन की प्रक्रिया से जुड़े हों, चाहे मेडिकल की प्रक्रिया से जुड़े हों, उन सब के लिए ट्रेनिंग का प्रावधान किया गया है। और ये ट्रेनिंग कई स्तरों पर ऑर्गेनाइज भी की जाती है और एक बड़ी मात्रा में किट्स भी प्रोवाइड की जा रही हैं। राज्य सरकारों को केंद्र सरकार द्वारा किट्स प्रोवाइड की जा रही हैं कि इस प्रकार के अपराधों में किस तरीके से एक योजनाबद्ध तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जा सके और उसमें फाइंडिंग्स निकाली जा सके। तो इस प्रकार की ट्रेनिंग और इस प्रकार के उपकरण, किट्स, ये सब केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं। फिर वुमेन सेफ्टी डिवीज़न फॉर कोऑर्डिनेशन, ये एक अलग से डिवीज़न बनाया गया है जिसमें इन सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करने के लिए व्यवस्था की गई है। फिर महिला पुलिस वॉलंटियर्स इन स्टेट, ये भी एक प्रावधान किया गया है कि जो महिलाएं वॉलंटियर के रूप में अपनी भूमिका अदा करना चाहती हैं, तो पुलिस और जो समाज है उसके बीच में एक वॉलंटियर के तरीके से वो काम कर सकती हैं और इसमें दोनों के बीच में एक कड़ी के रूप में काम कर सकती हैं। समाज में कोई भी इस प्रकार की घटना हो रही है या कोई भी इस प्रकार का अपराध हो रहा है तो उसकी जानकारी पुलिस तक और पुलिस द्वारा जो की गई कार्रवाई है उसकी जानकारी समाज तक पहुंचाने का दायित्व जो है वो इन वॉलंटियर्स के ऊपर होगा। इसके बाद वर्कशॉप, सेमिनार, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, एडवर्टीजमेंट के माध्यम से भी महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की बात की जा रही है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति कार्यक्रम ही चलाया जा रहा है बड़े व्यापक स्तर पर। तो इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से भी सभी में, छात्रों में, छात्राओं में, पुरुषों में, महिलाओं में, अभिभावकों में, शिक्षकों में, सभी में जो भी इस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं या समाज में यूँ कहा जाए कि बृहद रूप से जागरूकता फैलाने का काम किया जा रहा है। तो इस तरीके से तमाम सारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से कार्य किए जा रहे हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि महिलाओं को जहाँ पे भी हों, चाहे वो महाविद्यालय में अध्ययन कर रही हों, विद्यालयों में अध्ययन कर रही हों या किसी वर्किंग प्लेस पर हों, सभी जगह उनको सुरक्षा प्रदान की जा सके। इसके लिए तमाम सारे प्रयास केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। लेकिन इन सभी प्रयासों के माध्यम से महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ये भी आवश्यक है कि इन सभी कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता हो, महिलाओं के अंदर विशेष रूप से जागरूकता हो, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब लोग इसके बारे में जागरूक हों। तो विस्तार से इन नियमों का अध्ययन करने के लिए आप भारत सरकार की वेबसाइट पर भी जाकर और संबंधित नेट के गूगल सर्च के माध्यम से भी इन प्रावधानों के बारे में जान सकते हैं। तो सरकार अपने स्तर से काम कर रही है, सरकार बहुत सारे कदम उठा रही है, एक पूरा सिस्टम बनाने का प्रयास उसने किया है। केंद्र सरकार द्वारा भी, राज्य सरकार द्वारा भी ये कार्य किया जा रहा है, लेकिन इसको सफल बनाने में समाज की एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और इसलिए ये आवश्यक है कि समाज में जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सब अपनी इस भूमिका को समझें और न केवल खुद जागरूक हों बल्कि और भी लोगों को जागरूक करने का प्रयास करें। शिक्षकों के रूप में हम लोग की एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका ये है कि हम लोग के यहाँ जो भी छात्र छात्राएँ हम लोग के संस्थानों में पढ़ते हैं उनको इन सब विषयों के बारे में, इन सब नियमों कानूनों के बारे में और जो भी अपेक्षा की गई है उसके बारे में जागरूक किया जाए। ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है और इसी कार्य को सुनिश्चित करने के लिए एक कड़ी के रूप में आज के इस वेबिनार का आयोजन किया गया। आगे इस प्रकार के और भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे। तो कल क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस कार्यक्रम का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया था, इसलिए आज ही ये डिसाइड किया गया कि महाविद्यालय की तरफ से भी
एक वेबिनार के माध्यम से प्रयास किया जाए ताकि इस कार्यक्रम को गति प्रदान की जाए। और बहुत बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं नहीं जुड़ पाए हैं, शिक्षक तो सभी जुड़े हुए हैं लेकिन छात्र छात्राएं इसमें नहीं जुड़ पाए हैं। लेकिन फिर भी इस औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत करने से ये एक मन में भाव है कि आगे ये कार्यक्रम, इस प्रकार के कार्यक्रम और गति प्राप्त करेंगे। और कहीं ना कहीं जो एक बड़ी समस्या हम लोग को सामने दिखाई दे रही है बालिका और महिला सुरक्षा से संबंधित, उस पे कहीं ना कहीं हम सामाजिक भूमिका का निर्वहन करते हुए राज्यों को और केंद्र सरकारों को सपोर्ट कर पाएंगे। जो एक सिस्टम है उस सिस्टम को सपोर्ट कर पाएंगे ताकि सब लोग मिलके विशेष रूप से महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके। तो मेरे ख्याल से इस कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। मैं चाहूँगा इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे महाविद्यालय परिवार के मुखिया प्राचार्य जी द्वारा इस कार्यक्रम में अपने अध्यक्षीय उद्बोधन के माध्यम से इस कार्यक्रम को औपचारिक रूप से समाप्त करने की घोषणा करें। सर। धन्यवाद। मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर नीलय जी का उद्बोधन काफी सराहनीय रहा। मैं अपेक्षा करूंगा कि कल का प्रोग्राम जो होना है 10 से 10:30 का, डॉक्टर सीमा पांडे उसका पूरा तैयार कर ले, कार्यक्रम का रूपरेखा क्या होगा और कल कौन व्याख्यान देगा। और मैं चाहूँगा डॉक्टर नीलय जी भी कल 10 से 10:30 तक सुबह का जो कार्यक्रम है उसमें छात्राओं के स्वास्थ्य वर्धन के लिए टॉपिक है। तो हम चाहेंगे कि सभी लोग एक दिन से टॉपिक चूज कर लें। तो खास करके समाजशास्त्र की मैडम अगर उससे जुड़ जाए तो अच्छा रहेगा। मैडम इस समय थोड़ा परेशान भी हैं, लेकिन हम अपेक्षा करते हैं कि मैडम जुड़ेंगी और कुछ अपना अनुभव शेयर करेंगी। और शाम का जो कार्यक्रम 5 से 6 बजे का, वो शारीरिक शिक्षा की मैडम तरह तरह के मार्शल आर्ट, महिलाओं बालिकाओं की सुरक्षा से संबंधित जो भी मार्शल आर्ट है, ट्रेनिंग है, उसका प्रशिक्षण देंगी मैडम। तो कार्यक्रम आज का जो भी रहा है हमके लिए छात्रों की उपस्थिति तो बहुत कम रही है और मैं अपेक्षा करता हूं कि मैडम छात्राओं से पर्सनली बात करके कल के कार्यक्रम में जितना हो सकता है जोड़ने का प्रयास करें। नहीं तो हम लोग 20 तारीख को ऑफलाइन महाविद्यालय में कार्यक्रम करेंगे और उसमें सभी छात्राओं को उपस्थित अनिवार्य होगी और ये आगे चलता रहेगा इसी तरह से। मैडम से हम अपेक्षा करते हैं कि कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर लें, विभिन्न तिथियों में कौन व्याख्यान देगा। अगर बाहर से किसी को बुलाना चाहती हैं तो बुला लें, उनको भी जोड़ लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जुड़ने के लिए। धन्यवाद।